की अध्यक्षता कर रहे हमारे पिताजी, पूज्य पिताजी श्री राजदेव सिंह जी, मंच पर उपस्थित दिनेश तिवारी जी, दूधनाथ निषाद जी, विनोद तिवारी जी, हमारे बहुत से मंचासीन धनंजय तिवारी जी हैं, वेद शुक्ला जी हैं, घनश्याम तिवारी जी हैं, बहुत से लोग यहाँ पर हमारे आए। जितने हमारे गुरुजन हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। नाम लेने में बहुत विलंब होगा, समय बहुत देर से धूप में मैं देख रहा हूँ लोग खड़े हैं। जो बच्चे यहाँ खड़े हैं नौजवान, हम कह रहे हैं कि इधर टेंट में आ जाए, छाव ले जाना, इधर बरगस्ती आई है। अरे अभी अध्यक्ष जी हमारे बोलेंगे, थोड़ा समय लगेगा। हाँ भाई, हाँ गाँव में आप लोग देख रहे होंगे इस चुनाव को। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव मलनी उसका केंद्र बिंदु बना हुआ है। मुख्य विपक्षी दल के नेतागण जितने भी हैं वो सिर्फ मलनी को टारगेट कर रहे हैं और आपके यहाँ के प्रत्याशी और आपके चहेते भाई को यहाँ टारगेट किया जा रहा है। जो भी उनके कुनबे का कोई भी व्यक्ति ऊपर से नीचे तक है, सब धनंजय सिंह के नाम की राजनीति कर रहे हैं ताकि उनका कुछ भला हो जाए। लेकिन वो भूल रहे हैं इस जनपद, प्रदेश की तो बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन इस जनपद में शायद समाजवादी पार्टी का कोई खाता भी खुले। यही भय उनको बार बार बुलवा रहा है। साथियों, आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर एकत्रित हुए, सारे हमारे कार्यकर्ताओं एक हिसाब से मैं देखता हूँ तो कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हो गया ये, जो कि जनसभा में तब्दील हो गया। और कोविड नियमों का भी बहुत पालन करना था, इसलिए हम लोगों ने जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसका भी पालन करने का प्रयास किया कि बहुत भीड़ इकट्ठा होगी तो अननेसेसरी की तो व्यवस्था ना होने पाए। इसीलिए सिर्फ कार्यकर्ताओं को कहा गया, वही कार्यकर्ता लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी लोग, हमारे साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत देर से लोग धूप में पानी के पेयजल की व्यवस्था पता नहीं कैसी है आप लोगों ने की है, लेकिन मैं देख रहा हूँ लोग बार बार बाहर जा रहे हैं पानी वानी पीने के लिए। अभी हमारे अध्यक्ष जी आप लोगों को अपने संबोधन में सब कुछ कहेंगे। मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा आप लोगों से, बस इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव एक चुनौती का चुनाव है। उपचुनाव हुआ था, आप लोगों ने देखा था, हम लोग चुनाव जीत रहे थे। उस चुनाव को किस तरीके से प्रशासन की जाति में से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, उनको जगह जगह रोकने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से हम लोग बहुत मामूली अंतर से चुनाव को हारे थे। हार होती है, लेकिन अभी प्रिंसू जी कह रहे थे जो 4000 की मार्जिन तो 40,000 में की जीत में तब्दील होने का। और आप ही लोगों ने नारा लगाया था अब की बार, जो आप लोगों ने नारा लगाया था अब की बार 1 लाख बार, वो 1 लाख के ऊपर आप मत प्राप्त करने जा रहे हैं और जीत का अंतर आपका कम से कम 35-40 हजार होगा। मैं आपसे कह रहा हूं। और मैं एक चीज और कह रहा हूं, ये जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा कि जो मैं आज ये बात कह रहा हूं सही है कि नहीं। पिछले चुनाव में, उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल के लोगों ने समाजवादी पार्टी की यहाँ मदद की थी, और इस बार जितना उपचुनाव में समाजवादी पार्टी मत पाई थी उससे अगर नीचे ना आ जाए तो कहिएगा मैंने क्या कहा था। हम अपने साथियों से कहते हैं कि घर घर जाइए, चुनाव निशान बताइए। सबसे बड़ी चुनौती है, रारी जब थी तो हम लोग 2007 में यहाँ से जनता दल यू से विधायक चुने थे, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी यहाँ पर प्रदेश में, और यहाँ का उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था और साइकिल यात्रा कर रहा था। शायद ही कोई प्रदेश का ऐसा जिलाधिकारी IAS अफसर रहा होगा जो कि साइकिल यात्रा किया हो चुनाव से पहले। गलत कह रहा हूं तो बताइए, जनपद के सभी लोगों को मालूम होगा। तब भी उस इतनी चुनौतियों के बाद भी वो चुनाव आप लोग बहुत स्मूथली जीते थे चुनाव। और उसके बाद 2009 की लोकसभा आई, जेडीयू यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी, हम लोगों को लोकसभा लड़ना था, फिर 12 नहीं लड़े, फिर 17 नहीं लड़े, आज 22 में जनता दल यूथ दोबारा यहाँ पर चुनाव लड़ने आई। हम लोग आग्रह किए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि यूपी में विस्तार किया जाए दल का, तो निश्चित रूप से बहुत स्कोप है।
जिस तरीके से अति पिछड़ी जातियों की अपेक्षा हो रही है, उपेक्षा हो रही है यहाँ पर, उनके साथ जिस तरीके का काम बिहार में हुआ है, बिहार की सरकार में अभी हमारे सांसद जी कह रहे थे कि हम लोग बिहार को 90 के दशक में देखे थे, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कोई चीज नहीं थी, ऑर्गेनाइज क्राइम एकदम चरम पे था, वहां पर नक्सलिज्म चरम पे था, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, और वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव जी। यहाँ के नेता, यहाँ के समाजवादी पार्टी के रिश्तेदार भी हैं, इसीलिए यहाँ की समाजवादी पार्टी के नेता, यहाँ के समाजवादी पार्टी के मुखिया 1993 के चुनाव से पहले कहते हैं कि नकल अध्यादेश हम खत्म कर देंगे, ताकि यहाँ से नकल करके पास हुए नौजवानों की फौज इस प्रदेश में इकट्ठा हो और बेरोजगारी बढ़े, अराजकता बढ़े। वो लोगों को शिक्षित नहीं करना चाह रहे थे, केवल साक्षर करके अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देना चाहते। कोई भी नेता, कोई चाहेगा कि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को इस तरीके का दिशा दे, इस तरीके का बात करे जिस तरीके की वो बात करते हैं। और आप जब भी उनको सत्ता मिली है, उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार दैनिक जागरण के कार्यालय पे हल्ला बोल करके तोड़वा दिया था, फुकवा दिया था। ये है समाजवादी पार्टी का चरित्र। ये हमारे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं ये लोग। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, ये सब लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। लोकतंत्र अभी आपने पिछली जब 2003 से 7 के बीच में सरकार थी, यही माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उस समय माननीय मुलायम सिंह जी नोएडा में एक वक्तव्य दे डाला कि लड़कों से भूल हो जाती है। बलात्कार के एक मामले में पत्रकारों ने उनसे पूछा तो कहा लड़के हैं, बहक जाते हैं, गलती कर देते हैं। क्या दिशा दे रहे हैं आप समाज को? ऐसे लोगों को तो नैतिक अधिकार भी नहीं है सत्ता में जनता से जाके वोट मांगने का। किस तरीके के अगुवाई बनना चाहते हैं समाज के? और आप लोगों ने देखा होगा 12 से 17 के बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकार फिर रही है, किस तरीके से यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में जांचियां की गई। जो हमारे होनहार लोग छात्र थे उनको किनारे कर दिया गया, जो इनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो उस योग्यता भी नहीं रखते थे, उनको कमीशन में टॉप कराया गया। आज उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। साथियों, मैं आपसे यहाँ जितने लोग आए हैं अपने कार्यकर्ता, मैं कहूँगा पूरे संयम के साथ, एकाग्रता के साथ, सभी लोग पूरी ताकत के साथ चल के इस चुनाव में लगिए, जोर से लगिए। किसी के कहीं भी आप लोग किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग प्रयास करेंगे तरह तरह के। आजकल सोशल मीडिया हो गया ना, सोशल मीडिया से भी बहुत दुष्प्रचार लोग करने का प्रयास करते हैं, अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं। उन अफवाहों से आप लोग बचने का भी प्रयास करिएगा, उस पर रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं देखता हूं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट से क्या क्या पोस्ट करते रहते हैं। उन विवादों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं जो बच्चे हमारे पढ़ जाते हैं। आप अपने लक्ष्य को देखिए। आपका चुनाव निशान क्या है? तो मछली की आंख कैसे भेदी जाएगी? तो आप अपने लक्ष्य को देखिए। लक्ष्य भेद रहे हैं हम लोग। लक्ष्य क्या है आपका? 1 लाख के पार। और हम आपको बता रहे हैं कि 70,000 मत से अधिक समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ नहीं प्राप्त करेंगे। हम आपको यहाँ पे वचन देते हैं। वो 70,000 डाके तो मुझे बताइए। वो सिर्फ जात के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, जात के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को किसका भय दिखाते हैं? किस हिंदू समाज का भय दिखाते हैं आप? हमारे गांव के जो सामाजिक समीकरण होते हैं, जो सामाजिक ताना बाना है हमारे गांव का, जहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। गांव में तमाम जगह विवाद होते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा हमारे यहाँ कभी किस तरीके का कोई जनपद जौनपुर में हमारी किसी प्रकार की जो हमारा सामाजिक सौहार्द है वो कभी बिगड़ने नहीं पाया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग भय दिखाते हैं। हमारे साथियों से मैं कहूंगा, हमारे मुसलमान भाई भी यहाँ बहुत उपस्थित हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
मुसलमान इस देश का नागरिक है। जितना इस देश की संपत्ति पे, इस देश में जितना हिंदू का अधिकार है, उतना मुसलमानों का भी अधिकार है। प्रत्येक नागरिक का एक समान अधिकार है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी धर्मों के लोग हैं और इस देश के नागरिक हैं। हम संविधान ने हमें व्यवस्था दी है कि सभी एक बराबर हैं। इसलिए भाइयों, आप लोग सभी से वोट लेने का प्रयास करिएगा, सभी के पास जाने का प्रयास करिएगा। किसी के एजेंडे में फंसने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और कहूंगा, अगर समाजवादी पार्टी के लोग जहां गांव में बाहुल्य हैं, अगर किसी भी प्रकार के हमारे साथियों पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे जो गरीब और हमारा वर्कर है, अगर किसी ने उनके ऊपर कोई दबाव डालने का प्रयास किया तो आपके पास नंबर है, मुझे बताइएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप इस बात को, इसीलिए फोन नंबर दिए गए हैं, हमको जरूर अवगत कराइएगा। चुनाव आयोग इस बात को लेकर बहुत सख्त है कि अगर किसी भी मतदाता को किसी ने परेशान करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ वैधानिक कानूनी कार्रवाई करके उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए आप लोग, हमारे कार्यकर्ता साथी जो हमारे गरीब कमजोर लोग हैं, उनका ध्यान रखते रहे, उनको देखते रहे, किसी प्रकार का उनको कोई दबाव न डालने पाए, लालच प्रलोभन न देने पाए। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बोलेंगे। आप सभी लोगों से, जो यहाँ साथी हमारे खड़े हैं, जो कहूंगा इधर धूप में से आके घर बैठ जाएं, सब लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदेश को सुने। मैं आपसे कहता हूं, जिस तरीके से हमारा एजेंडा, जनता दल यू का जो एजेंडा है, जब हम लोग यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं, हमारे अनुकूल सरकार बनती है, तो उस एजेंडे को, जो बिहार का एजेंडा है, वो देश के एजेंडे में लागू है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत कुछ बताएंगे, हम उसको पहले हम नहीं बताना चाहते। बिहार की बहुत सी योजनाओं को भारत सरकार ने नकल करके उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया अपने उसमें, और राज्य सरकार और भी बहुत सी राज्य सरकारों ने उसका अनुसरण किया है। उससे समाज का भला हो रहा है। महिलाओं को लेकर बहुत सी नीतियां बिहार में बनाई गई। अति पिछड़ों, अति दलितों को लेकर बिहार में बहुत सी नीतियां बनाई गई। आज वो मुख्य धारा की, सामाजिक मुख्य धारा में, चाहे नौकरियों में हो, चाहे राजनीति में हो, हर जगह वो एकदम से अपनी सहभागिता और अपनी वो दिखा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और सभी साथियों से कहता हूं, जब तक अध्यक्ष जी के हमारे संबोधन एक एक शब्द सुने और उस पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष जी से बुलाता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें आप सभी लोग। हमें भी अवसर मिला है अध्यक्ष जी के साथ 2009 से 14 में लोकसभा में थे, हमारे सीनियर थे, हमें बहुत कुछ उनसे सीखने और जानने को मिला था। हमारे अपने संबोधन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हेलो हेलो हेलो, आज की सभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजदेव बाबू, मंच पर उपस्थित जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल जी, राज्यसभा के सांसद और जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी, आपके मगनी के लोकप्रिय उम्मीदवार धनंजय सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्षा माननीय श्रीमती धनंजय कलावती सिंह जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा जी, आपके मल्हनी के बिहार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्री ब्रजेश सिंह जी, बिहार से आए हुए पूर्व विधायक भाई वशिष्ठ सिंह जी, हमारे पार्टी के मड़ियाहू के उम्मीदवार श्री सुशील पटेल जी, भदोई के उम्मीदवार श्री डीएम सिंह गहरवाल जी,
यहाँ मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित नेतागण, आप उपस्थित बुजुर्गों और नौजवान साथी, संचालन करता ओम प्रकाश जी, उनका नाम छूट गया था, संचालन करता ओम प्रकाश जी। साथियों, हम लोग तो बनारस से आज चले थे कि यहाँ आकर धनंजय जी के लिए वोट मांगे, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि धनंजय जी तो चुनाव जीत ही रहे हैं, लेकिन जीत रहे हैं उससे काम नहीं चलने वाला है। इतना वोट से जिताइए कि जितना इनके ऊपर हमला हो रहा है, एक एक गुंज लखनऊ की विधानसभा तक पहुंचे। कितना वोट से जिताइए भाई, आपके उम्मीदवार इतना मजबूत हैं, तब ना इन पर हमला कर रहे हैं। ये तो साबित करता है कि आपके धनंजय जी बहुत उम्मीदवार हैं। तो आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके उम्मीदवार के खिलाफ अपने को मुख्यमंत्री का दावेदार कहने वाला भी हमला कर रहा है। मुझको तो अजब लगता है, और जब यूपी की बात सुनते हैं तो हम लोग का बिहार याद आता है। बिहार में भी जब लालू प्रसाद जी शासन में थे तो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे। कोई भी मजबूत आया आदमी उसको बाहुबली कर दिया। अरे कोई ताकतवर होता है अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, और धनंजय जी यहाँ पॉपुलर अगर है मंच में तो अपने कर्म के बल पर, अपने मेहनत के बल पर और लोगों के विश्वास और भरोसा के बल पर। इसलिए उस पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, इधर उधर बाएं दाहिने देखने की जरूरत नहीं है। और बहुत उकसाने का भी प्रयास किया, बहुत ठीक कह रहे थे धनंजय जी, आपको बहुत उकसाने का प्रयास किया जाएगा, उसके उकसावे में नहीं आना है। अपना लक्ष्य जो उन्होंने कहा कि एक एक तीर मछली के आंख में लगना चाहिए, एक एक तीर मछली के आंख पर लगना चाहिए, और ऐसा तीर चलाइए कि एक एक तीर से एक एक तो साइकिल का पंचर हो जाए। बहुत अच्छा इनका निशान। धनंजय जी तो हम लोग की पार्टी में थे और हम लोग की पार्टी के भी विधायक थे, और अभी विधायक तक ही सीमित नहीं रहेंगे, ये भी हम आज आपको बताना है। अब इनको 2024 में लोकसभा भी भेजना है। तो ये आपका जो चुनाव है 7 तारीख को, फाइनल नहीं है, सेमीफाइनल है। फाइनल होगा 2024 में। और धनंजय जी और अनूप पटेल जी दोनों से हमारी दिल्ली में वार्ता हो गई। ये दोनों मिलकर बिहार में, उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार जी की ताकत बढ़ाएंगे और जनता दल को मजबूत करेंगे। पिछले साथियों, आप सब चुनाव के लिए मुस्तैद हैं, और ये अंतिम जो समय होता है 5-6 दिन का समय, बड़ा खतरनाक समय होता है। इस 6-7 दिन के अंदर आपको सतर्क रहने की जरूरत है, एकदम चौकस रहने की जरूरत है। चारों तरफ नजर रखिए कौन कहां गड़बड़ घोटाला कर रहा है। और धनंजय जी ने कहा है कोई गड़बड़ घोटाला करे तुरंत इनको फोन करके खबर करिए। और आप क्या समझते क्या? धनंजय जी तो पहले भी हम लोग की पार्टी में थे और अब हम लोग की पार्टी में आए हैं, पार्टी को मजबूत करना है। बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है पिछले 17 वर्षों में, आप में से कई लोग बिहार जाते हैं, आप में से कई लोगों ने बिहार को देखा होगा। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के पहले का बिहार भयावह,
घर की बहू बेटियां 5 बजे सूर्यास्त के बाद घर से नहीं निकलते थे। गांव में अगर कोई घर का बच्चा या पुरुष अगर किसी काम से बाजार गया हुआ है तो वो जब तक घर से वापस नहीं आता था तब तक लोग दरवाजे पर खड़ा होकर उसका इंतजार करते थे कि कहीं कोई ऐसा नहीं कि अनहोनी करे। पूरा आतंक करा था। जैसे यहां भी 5 साल रहा है आतंक। इसके पहले जब ये थे तो 5 साल यहां आतंक करा जाता। बताइए, धनंजय जी बता रहे हैं 3 विधायक इनके मारे गए थे, सांसद मारे गए। ये था बिहार का हाल। बिहार में लालू प्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी ने 15 वर्षों तक शासन किया और 15 वर्षों में 118 नरसंहार हुआ। नरसंहार जिसमें 20-20, 25-25, 50-50 लोग गांव में छोटे बच्चे, महिला सबका नरसंहार करके काट काट के सुला दिया। 17 वर्षों से नीतीश कुमार जी बिहार में शासन कर रहे हैं। एक नरसंहार नहीं हुआ है बिहार में, एक नरसंहार नहीं हुआ है। और जो पूरा इलाका नक्सल प्रभावित था, गया, जहानाबाद, सासाराम, आपके बगल का बॉर्डर है, सासाराम, भभुआ, ये पूरा जो नक्सल क्षेत्र था, भगवान सिंह कुशवाहा जी उसी क्षेत्र से आते हैं। ये पूरा जो इलाका था, एक नक्सली घटना नहीं घट रही। इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने जब 2005 में सत्ता संभाला तो उन्होंने बिहार में नारा दिया और 2000 के पहले जब बिहार का बंटवारा हो गया था 2000 में झारखंड और बिहार अलग अलग हो गया था, तो बिहार में तो कुछ पता नहीं। सारा माइंस, मिनरल, सारा कुछ चला गया झारखंड में। तो बिहार के लोग बहुत मायूस हो गए, बहुत उदास हो गए और लोगों के मन में एक ही बात आती थी कि अब बिहार में क्या बचा। बिहार में आलू, लालू और बालू, ये तीनों चीज बिहार में। और जब 2005 में नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला तो उन्होंने कहा कि बिहार को परिवर्तन करके दिखाएंगे। न्याय के साथ विकास का नारा दिया उन्होंने। न्याय के साथ विकास का अर्थ यह होता है कि समाज के हर वर्ग के साथ, हर तबके के साथ, हर समाज के साथ न्याय करना और जो समाज में सबसे निचले सीढ़ी पर खड़ा है उसके लिए विशेष प्रयास करके उसको समाज के मुख्य धारा में लाना और इसको सरजमीन पर करके दिखाया उन्होंने। न्याय करना और उसके साथ बिहार में विकास करना। न्याय किया 2005 में वो मुख्यमंत्री बने और 2006 में नीतीश कुमार जी ने पूरी पंचायती राज व्यवस्था में परिवर्तन किया और नीतीश कुमार जी ने कहा कि महिलाओं की आबादी 50% है और महिलाओं को उन्होंने 50% आरक्षण दिया पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय और 2005 से आज लागू है। बिहार पहला राज्य है, बिहार पहला राज्य है जिसने सरकारी नौकरियों में राज्य सरकार की जितनी भी नौकरी है, चाहे वो एसडीओ का हो, डीएसपी का हो, जितनी भी नौकरी है उसमें 35% आरक्षण महिलाओं को बिहार अकेला राज्य है जहां उन्होंने कहा कि 50% आबादी है महिलाओं और महिलाओं को अगर सशक्त नहीं किया जाएगा तो समाज के साथ न्याय कैसे होगा। महिलाएं तो सबसे निचले पायदान पर खड़ी है, उनको बराबर समाज के मुख्य धारा में। परिणाम क्या आपको मालूम है? आज लाखों की संख्या में महिलाएं वहां प्रमुख हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, नगर निगम में मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, लाखों की संख्या।
ये परिवर्तन उन्होंने किया। अभी 1 साल पहले उन्होंने कहा कि महिलाओं को 20% का आरक्षण हम हर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन में हम बिहार में 20% का आरक्षण, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। जीविका समूह चलाया उन्होंने, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और आज 10 लाख जीविका समूह बिहार में काम कर रहा है, जिसमें 1 करोड़ 16 लाख महिलाएं जीविका समूह से जुड़ी हुई। वो गांव में काम करती हैं, गांव में पापड़ बनाती हैं, छोटे छोटे उद्योग करती हैं और उसके मार्केटिंग की व्यवस्था है। तो सशक्त करने का काम। बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने साइकिल योजना चलाई, पोशाक योजना चलाई। आज अगर बिहार के किसी गांव में जाइएगा तो सैकड़ों की संख्या में गांव से बच्चियां साइकिल चलाते हुए एक ड्रेस में निकलेंगी और झुंड का झुंड निकलता है। क्या नजारा दिखता है। कई राज्य, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको लागू किया, कई राज्य देखने के लिए बिहार आए, कई राज्य के प्रतिनिधि आए बिहार में ये देखने के लिए कि नीतीश कुमार जी ने क्या करिश्मा कर दिया। और उसका देखने के बाद उन लोगों ने अपने अपने राज्यों में लागू किया। अभी धनंजय जी बता रहे थे कि बिहार सरकार की कई योजनाओं को केंद्र की योजना के रूप में माना गया, स्वीकार किया गया। 2015 में नीतीश कुमार जी ने कहा कि इस बार अगर हम सत्ता में आएंगे तो हर घर में बिजली पहुंचा देंगे सरकारी खर्च पर, हर टोला में, हर दरवाजे तक बिजली पहुंचा देंगे। और अक्टूबर 2018 में बिहार के हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। 2015 में उन्होंने कहा कि फिर से सत्ता में अगर आएंगे तो गांव को हम शहर बना देंगे, गांव को शहर बना देंगे। और आज हर गांव की नली और गली का पक्कीकरण राज्य सरकार करा रही है अपने पैसे से। हर घर नल का जल पहुंचाने का काम उन्होंने किया। हर वार्ड में एक घर में, और 90-92% काम शुरू हो गया। और इस योजना को, हर घर नल जल की योजना को भारत सरकार ने 2019 में स्वीकार, और जल जीवन मिशन के नाम पर आज योजना चल रही। तो नीतीश कुमार जी तो वो काम करते हैं जिसका दूसरा अनुकरण करता है। समाज में एक तबका था, अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़े वर्ग को जब लालू जी का राज था और श्रीमती राबड़ी देवी जी का राज था, तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को अलग अलग जात में बांट के उसका सम्मेलन रखते थे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, आप बंटो मत, अलग अलग जात में मत बंटो। आपका अति पिछड़ा कोई जात नहीं है, अति पिछड़ा वर्ग एक समूह है। और सभी जातियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया नीतीश कुमार जी ने, और अति पिछड़ा वर्ग के रूप में उसकी मान्यता दी। पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में 20% का आरक्षण उन्होंने अति पिछड़े वर्ग को दिया। 20% का आरक्षण। बहुत लोग कहते थे उस समय नीतीश जी को, और हम उस समय नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, तो उनकी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बहुत लोगों ने कहा नीतीश कुमार जी को कि आप 50% महिलाओं को दे दीजिएगा, 20% अति पिछड़ा को दे दीजिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति को दे दीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 50% से ज्यादा आरक्षण दे